प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए जो अर्धवार्षिक पेपर चल रहे हैं उसमें मैथ्स का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 1, 2 और 3 कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में उनका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जरूर देखें, वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके बाद देखिए पार्ट 4 में हम पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जैसे मान लो ये AB एक रेखा है, ठीक है, रेखाखंड है, उसमें ये C बिंदु बीचों बीच में है कि AB और BC दोनों ही बराबर हो। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो AC है इस पूरे AB का क्या है 1/2 यानी कि आधा है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली इस तरह से ये चित्र बना देंगे, लाइन खींच ड्रॉ कर देंगे, पहला बिंदु A, बीच का C और लास्ट का B। तो देखिए इसमें दिया है हमें AC बराबर BC। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या लाना है, AC बराबर 1/2 AB लाना है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में AC को जोड़ देंगे। देखिए इधर AC जोड़ेंगे तो AC प्लस AC और इधर जोड़ेंगे तो AC प्लस BC, ये BC में जुड़ेगा AC। तो ऐसा क्यों किया, देखिए यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, यानी कि इधर दोनों साइड में AC जोड़ा है तो इस वजह से ये बराबर, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो AC प्लस AC लिखा हुआ है तो ये जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 2AC आ जाएगा। और इधर देखो AC प्लस BC, यहाँ पर देखो AC और ये BC ये पूरी है तो इस पूरी को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं भाई। पूरी को इसको क्या लिख सकते हैं हम, AB लिख सकते हैं। तो इस AC प्लस BC को हम क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। और इधर से देखिए हम AC का मान निकालेंगे, 2 इसके गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। तो AC बराबर क्या आएगा 1/2 AB आएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर है ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करके जाएं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला कि ये AC और ये BD ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि AB और CD ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दे रखा है AC बराबर BD, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है AC बराबर BD लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर देखो अगर मान लो हम इस AC में से इस BC को घटा दें, इस पूरे में से इस BC को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, AB मिलेगा, ये मिलेगा ना। इधर भी देखो अगर हम इस BD में से इस BC को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये CD मिल जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इधर AC में से तो क्या घटाएंगे, इस BC को घटाएंगे और इधर BD में से क्या घटाएंगे, इस BC को घटाएंगे, यानी कि दोनों तरफ BC को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, AC माइनस BC, यानी कि इस पूरे AC में से अगर हम इस BC को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो इसको क्या लिख देंगे, हम AB लिख देंगे। ऐसे ही इधर क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AB बराबर CD, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको क्या करना है, जो त्रिभुजों के सर्वांग समता नियम है वो आपको याद करने हैं। सिंपली जैसे मान लो ऐसे नियम है तो इसका मतलब क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो इसे क्या बोलते हैं, एस नियम, यानी कि साइड एंगल साइड नियम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट नियम कौन सा है, ASA नियम, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण नियम। तो इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। इसके बाद तीसरा नियम है SSS नियम, यानी कि भुजा 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 नियम। तो इसमें क्या होगा, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसके बाद एक लास्ट नियम और आता है RHS नियम, यानी कि राइट एंगल राइट सर्वांग समता नियम, या आप इसको ये समझते हो कि समकोण कर्ण साइड, यानी कि समकोण और कर्ण और भुजा नियम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है RHS नियम। इसमें क्या होता है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो
तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। ये रिजल्ट आपको बस याद करने के, यानी कि आपको ऐसे दे दिया जाए कि RHS नियम लिखिए, तो आपको ये हिंदी में ऐसे कैसे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आकृति में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। देखिए हमें क्या बोला गया है, कोण PQR यानी कि ये वाला जो कोण है किसके बराबर है, इस वाले कोण के, यानी कि क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। तो हमें क्या बताना है कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हम क्या लिखेंगे, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, पूरा त्रिभुज है, ये त्रिभुज ये, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, देखिए एक रेखा है, इस पर ये दो कोण बने हुए हैं, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कोण PQS प्लस कोण PRQ, देखिए कोण PQS प्लस कोण PQR, तो यहाँ पर यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म में। ऐसे कैसे, इधर इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, रेखिक युग्म में। तो अब यहाँ पर देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि इधर वाली दोनों की साइड, यानी कि इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इनके एक एक साइड बराबर, यानी कि दोनों का मान 180 आ रहा है। जब इधर की साइड बराबर है तो इधर की साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए भाई, तभी तो आंसर आएगा। इधर 180 आ रहा है तो इधर भी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, परंतु देखिए क्या दे रखा है कि कोण PQR बराबर क्या है, कोण PRQ, यानी कि जो ये दे रखा है कोण PQR बराबर क्या है, कोण PRQ। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर हम ये इसका मान ये रखेंगे PRQ का, तो दोनों साइड से PRQ और PRQ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, PQS बराबर कोण PRT, यही हमें लाना था। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आकृति में AB समांतर DE और BSC कोण BSC बराबर 35 डिग्री, कोण CD बराबर 53 है, तो DCE ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है DCE, यानी कि DCE ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, आप सबको दिख रहा है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज का कोण दे रखा है 53 डिग्री, और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये जो है यहाँ पर देखिए एकांतर कोण बनेंगे, एक तो ये और ये, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो देखिए कोण A और कोण E बराबर हो जाएंगे, देखिए कोण CED बराबर कोण BSC, इसलिए यहाँ पर कोण CED क्या हो जाएगा, एकांतर कोण कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण है वो 35 डिग्री हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कोण हमें कितना मिल गया, 35 डिग्री मिल गया। एक कोण दे रखा है 53 डिग्री, तो क्या करेंगे हम इन तीनों को जोड़कर किस में से, 180 में से, यानी कि इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से 180 में से घटा रखा है, तो हमारा DC बराबर कितना आ जाएगा, 92 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कोण ये जो C है ये कितना जाएगा, 92 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कोण त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD, देखिए कोण A का समद्विभाजक ये AD भुजा BC पर लंब है, यानी कि ये लंब डल गया। तो हमें क्या दिखाना है, दर्शाइए कि AB बराबर AC है, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, ये हमें दिखाना है, और त्रिभुज ABC समद्विबाहु हुए। तो यहाँ पर देखिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये बन रहे हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं ना अलग अलग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण ABD, देखिए AB और D त्रिभुज ABD, और दूसरा त्रिभुज ACD, ये त्रिभुज AC और D, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें कोण BAD बराबर कोण CAD, ये हमें क्या दे रखा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, तो इसके नाम क्या हो जाएंगे, कोण BAD बराबर कोण CAD। इसके बाद देखिए ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है AD, तो ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है तो बराबर होगी भाई, बराबर ही होगी। तो क्या लिखेंगे हम, AD बराबर AD, क्योंकि उभयनिष्ठ यानी कि दोनों त्रिभुजों में आ रही है। इसके बाद देखिए ADB बराबर ADC, यानी कि ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के कोण है, 90 डिग्री के कोण है, क्योंकि यहाँ पर देखो लंब है, लंब क्या करता है,
इस रेखा को दो 90 डिग्री के कोणों में बांटता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम अगर नियम लगाना चाहे तो कौन सा, ASA नियम, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि ये दो कोण और दो कोण बराबर है और इनसे संबंधित भुजा भी बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, कोण त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, किन से नियम से, ASA नियम से। तो इस वजह से देखिए इसलिए AB बराबर AC, यानी कि इसकी जो बाकी की भुजाएं और कोण बचेंगे वो भी बराबर होंगे। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा AB बराबर AC। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 45 डिग्री और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड PQ बराबर 11 सेंटीमीटर खींच देंगे। ठीक है, खींच दिया क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है बराबर में तीनों। इसके बाद देखिए बिंदु P पर 60 डिग्री का कोण तथा Q पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने ये पूरी जो है कितनी खींच दी, 11 सेंटीमीटर की। और बिंदु P पर देखिए, बिंदु P पर हमने ये 60 डिग्री का कोण बनाया और बिंदु Q पर ये 45 डिग्री का जो है कोण बना दिया। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन कोणों को समद्विभाजित कीजिए, यानी कि ये जो कोण हमने बनाए हैं इनको बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए ये इस तरह से ये समद्विभाजित कर दिए, यानी कि ये वाला और ये वाला भाग बराबर हो गया। इधर भी देखिए ये इस तरह से ये समद्विभाजित हो जाएगा, तो ये भाग और ये भाग इसका बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए AP और मान लीजिए ये समद्विभाजक एक बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए 60 का समद्विभाजक ये होगा और 45 का समद्विभाजक ये होगा। तो मान लो ये एक दूसरे को A बिंदु पर मिलाते हैं। ये देखिए A बिंदु पर मिला दिया। इसके बाद देखो AP का लंब समद्विभाजक DE खींचिए। देखिए ये AP है, कहाँ पर, ये AP है। इसका लंब समद्विभाजक हम क्या खींचेंगे, ये D, ये खींच दिया, यानी कि इसको ये आधे आधे भाग में बांट दिया। क्लियर। इसके बाद देखिए जो PQ को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करता है, ये PQ है हमारी, इसको B बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। क्लियर। इसके बाद देखिए और AQ का लंब समद्विभाजक खींचिए। ये देखिए ये हमारी AQ है, इसका ये लंब समद्विभाजक खींच दिया, जो क्या कर रहा है, PQ को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद AB और AC को मिलाएंगे। या देखिए ये AB को मिला दिया और AC को मिला दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज बना है ABC, यही हमारा क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर, और ये तो ये भी इसके जैसे होगा अभी जो करा अपन ने। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाइयाँ दे रखी है उनका योग क्या होता है, परिमाप। और A बराबर 8 सेंटीमीटर, B बराबर 11 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये इस तरह से त्रिभुज है, तो ये हमारे दो भुजाएं दे रखी हैं, तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, इस 32 यानी कि परिमाप में से ये जो दोनों भुजाएं, इन दोनों का योग क्या करके घटा देंगे। तो देखिए 32 में से 8 प्लस 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो तीसरी भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो इस वजह से देखिए, और यहाँ पर देखिए परिमाप कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। तो एस कैसे निकालेंगे हम, परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप, तो 32 में 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप 16 आ जाएगा। और हम सभी जानते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से, इसलिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए एस हमने निकाल लिया 16 सेंटीमीटर और एस माइनस ए यहाँ पर देखिए निकाल लिया, कितना आया 8 सेंटीमीटर। एस माइनस बी यहाँ पर निकाल लिया, यानी कि इस एस में से हमें तीनों भुजाओं को अलग अलग घटाना है, तो 5 सेंटीमीटर आया। इसके बाद एस माइनस सी 3 सेंटीमीटर आया। इसमें मान रखेंगे तो देखो ये मान रख दिया। मान रखने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे कर रखा है, ये जो 16 है इसको देखिए कैसे करा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सब हम लिख सकते हैं। और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2, क्योंकि 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं या भाज्य गुणनखंड करें। अब यहाँ से देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़े तो ये बाहर आ जाएंगे। तो 3 जोड़े जब बाहर आएंगे यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि इसका ये पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो तीनों को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 8 आंसर आ गया। अब अंदर में देखो क्या क्या बचा है, 1 2 ये बचा है और 5 और 3 ये बचे हैं। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 और उसको 2 से गुणा करेंगे तो 30। तो इस तरह से 8√30 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो देखिए सेम टू सेम अभी जो अपन ने क्वेश्चन करा उसके जैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको जो अभी क्वेश्चन करा उसके तरह से आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब सांख्यिकी से। देखिए क्वेश्चन क्या है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर में दे रखी हैं। देखिए 40 इंजीनियर है और उनकी आवास स्थल से दूरियां जो है ये किलोमीटर में दे रखी हैं। तो हमसे क्या बोला है कि 0 और 5 को पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमें क्या करनी है, इसकी बंटन सारणी बनानी है। तो क्या करेंगे, 0 से 5 का अंतराल लेंगे। तो कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा मान कितना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा मान कितना है, 32 है। तो यानी कि अंतिम जो हमारा वर्ग आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 35 से 40 या 30 से 35, कितना 30 से 35 जो है वो रहेगा। तो देखिए चलिए बनाते हैं इसका वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका वर्ग अंतराल बनेगा। कैसे, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है कि 0 से 5, यहाँ हमने लिख दिया दूरी किलोमीटर में, मिलान चिन्ह और इंजीनियरों की संख्या। तो 0 से 5 इसका मतलब ये होता है कि 0, 1, 2, 3 और 4 तक। यहाँ पर देखिए जो 5 लिखा हुआ है, अंतिम वाला जो अंक लिखा हुआ है उसकी जो दूरियां उसको नहीं गिनेंगे, केवल कहाँ तक गिनेंगे, 4 तक। यानी कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनकी दूरियां 4 किलोमीटर तक है। तो ऐसे इंजीनियर देखिए जब आप गिनोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 5 इंजीनियर ऐसे मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंजीनियरों की संख्या। इसके बाद देखिए 5 से 10 में, अब इसमें कितना, देखिए 5 को गिना जाएगा और 10 को नहीं गिनेंगे, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 तक गिनेंगे। तो जब आप गिनोगे तो ये कितने आएंगे, 11 आएंगे। इसी तरह से 10 से 15 में कितने आएंगे, 11 आएंगे। और 15 से 20 में 9 आएंगे। 20 से 25 में 1 आएगा और 25 से 30 में 1 आएगा और 30 से 35 में 2 आएंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो सारी संख्या दे रखी है इन सभी को आप जोड़ लेना। इनका आंसर कितना, 40 ही आना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 40 इंजीनियर है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अपना आंसर भी यहाँ पर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। अगर मान लो इन सभी का योग 40 से कम या 40 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर गिनती करने में जो है गलती कर दी है, यानी कि ये हमारा ये गिनती जो है गलत हो गई है। तो यहाँ पर भी ये बराबर ही आना चाहिए। मिलान चिन्ह की बात करें तो क्या करना है, देखिए मिलान चिन्ह इस तरह से करे जाते हैं, एक बार में चाल सीधी लाइन खींचेंगे और फिर इसको इस तरह से काट देंगे। तो ये इसको गिना जाता है 5, यानी कि 5 गिना जाता है कि यहाँ पर 5 है तो ये इस तरह से बना दिया। अब 5 से ज़्यादा है, 11 है, तो 2 बार इस तरह से बनाए तो 10 और एक और डंडा यहाँ पर खींच देंगे तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही 11 ये 9 है तो 1 5 का तो ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएंगे 9। इस तरह से 1 1 और 2, इस तरह से आप मिलान चिन्ह जो है बना सकते हो। अगर ये नहीं भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ये आंकड़े दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। इन सभी का एक दंड आलेख बनाना है, जो कि देखिए आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो दंड आलेख कैसे बनाते हैं, देखिए ये हमारा एक ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये हमारा एक यहाँ से इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में आपको क्या करना है, इस तरह से एक ग्राफ बनेगा और इस तरफ एक ग्राफ बनेगा ऐसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस साइड में देखिए इस तरफ आपको क्या लिखने हैं, क्षेत्र लिखने हैं, और इस तरफ आपको क्या लिखने हैं, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अब देखिए क्या दे रखा है इसमें, देखिए ये जो दे रखे हैं जैसे 910, 920, 30, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से
मिनिमम क्या लिख देंगे 890 से लेकर, जैसे 890 के बाद 900, फिर 910, 920, 930, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे एक वर्ग अंतराल लेंगे एक तरह से। जैसे मान लो ये 890 से चालू करा है, उसमें 10-10 जोड़ते हुए ये लिख दिया है। इसके बाद देखिए इधर लिख देंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, फिर गैर अनुसूचित, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण और शहरी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो अनुसूचित जाति का कितना है 940। तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से बनाएंगे और ऊपर का जो टॉप है वो 940 तक ले जाएंगे। देखिए 940 तक ले गए और इस तरह से ये बना दिया बाहर आ रहा है। इसके बाद देखिए हमें पता है अनुसूचित जनजाति का कितना है 970 है, तो इसको भी इस तरह से 970 तक ले जाएंगे और इसको बना देंगे। इस तरह से ये सभी के जो हैं बन जाएंगे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए हैं। ये देखिए इधर राजनीतिक पार्टी है और इधर जीती गई सीटें हैं। तो क्या बोला है एक दंड आलेख खींचिए। तो दंड आलेख आप आसानी से खींच सकते हो। देखिए इस तरफ ये हमारा ग्राफ बनेगा, ये इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। इस तरफ हम क्या लिखेंगे राजनीतिक पार्टियां और इधर क्या लिखेंगे जीती गई सीटें। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए कोई भी पैमाना लेकर क्षैतिज अक्ष पर राजनीतिक पार्टियों को निरूपित करते हैं। सभी दंड समान चौड़ाई के होने चाहिए तथा उनके बीच की दूरियां भी समान होनी चाहिए। जीती गई सीटों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करते हैं क्योंकि अधिकतम सीटें कितनी हैं 75 हैं, इसलिए एक मात्रक बराबर 10 सीट ले सकते हैं। तो देखिए हमने इधर क्या लिया, ये एक जो ये बॉक्स है इसको हमने कितना लिया 10 लिया है। तो ये देखिए 10, 20, 30 इस तरह से 75 तक है, तो हम कितना तक लेंगे 80 तक लेंगे। तो इसके बाद देखिए ए राजनीतिक पार्टी ने कितनी 75 सीटें जीती हैं, तो इस तरह से ये 75 तक ये बना देंगे। बी ने कितनी जीती है 55, तो इस तरह से 55 तक बनाएंगे। सी ने कितनी 35, तो ये 35 तक। इस तरह से आप इसका दंड आलेख बना सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो इनका हमें क्या बनाना है, एक आयत चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ग अंतराल होते हैं ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे ये 118 से क्या लिखा हुआ है 118 से 126 लिखा हुआ है, तो इसके अगला जो वर्ग अंतराल आ रहा है वो भी ये जो इसका खत्म हुआ है ना 126, तो वो भी 126 से ही क्या होना चाहिए शुरू होना चाहिए। जबकि देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली हम देख सकते हैं कि ये 126 से खत्म हो रहा है लेकिन 127 से चालू हो रखा है। तो इसमें एक यहाँ से देखिए, जैसे इसमें हम किस किस को गिनेंगे 118 से केवल 125 को ही गिना जाएगा और इसमें किसको गिनेंगे 127 से लेकर 134 तक गिनेंगे। अब यहाँ पर देखिए 126 तो बीच में आया ही नहीं, तो इस तरह से क्या करेंगे इनको जो है हम संतत बनाएंगे, यानी कि ये संतत नहीं है। यहाँ पर देखिए 126 गायब हो रहा है, ऐसे ही यहाँ से 135 के बाद डायरेक्ट 136 आ रहा है, लेकिन कहाँ से आना चाहिए 136 आना चाहिए। तो इस तरह से आप जब भी इन क्वेश्चन को करो तो इनके वर्ग अंतराल ये जरूर देख लेना। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि 126 से डायरेक्ट 127 आ रहा है। अब देखिए 126 और 127 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे उस 1 का आधा करके, देखिए 1 का आधा कितना होगा 0.5 होता है। तो हम क्या करेंगे इसका जो अधिकतम मान है उसमें से 0.5 को जोड़ेंगे और जो मिनिमम मान है उसमें से 0.5 को घटा देंगे। तो इस तरह से देख सकते हो आप। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मिनिमम मान कितना है 118, तो उसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 117.5। अधिकतम मान कितना है 126, तो उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 126.5। तो इस तरह से ये सारे में कर लेंगे तो ये बन जाएगा। और इधर जो संख्या लिखी हो तो ऐसे कैसे हम लिख देंगे। अब बनाएंगे हम क्या आयत चित्र। तो देखिए आयत चित्र के लिए आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर देखिए इधर जो हमने आंकड़े बनाए यानी कि इस तरह से ग्राफ रहेगा। तो आयत चित्र के लिए आपको क्या करना है, जो ये जो निम्न सीमा है निम्न सीमा से चालू करेंगे। ये देखिए निम्न सीमा से हमने चालू कर दिया, ये चालू कर दिया निम्न सीमा से। उसके बाद जो दूसरी सीमा 126.5, फिर उसकी अधिकतम सीमा 135.5, फिर उसकी अधिकतम सीमा 144.5। इस तरह से यानी कि क्या करना है इसकी मिनिमम सीमा से चालू करके फिर हमें ये लास्ट वाली सीमाएं ही लिखनी है, इधर की सीमाएं हम नहीं लिखेंगे। क्लियर। तो इस तरह से देखिए, और इधर हम क्या लिखेंगे पत्तियों की संख्या, ये लिख दी 0, 2, 4, 6, इसमें जो भी हमें आएगा वो हम लिखेंगे। तो देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए लंबाइयाँ 117 वाली है, तो 117 में और 126 में
देखिए 117 से लेकर 126 में कितने हैं, 3 पत्तियों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो है ये 3 पत्तियों की संख्या इस तरह से बना देंगे, 2 और 4 के बीच में आएगा तो ये आयत बना देंगे। इस तरह ये सारों के आयत जो है हम बना देंगे। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, एक टीम के ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एक टीम है फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं, और हमें क्या पूछा है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो देखिए माध्य के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़कर और ये कितने हैं उसका भाग दे देंगे। यानी कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षण के सभी मानों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो इन सभी को जोड़ के 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक के लिए सिंपली देखिए हम क्या करेंगे, इससे पहले जो मैंने आपको पेपर बताया था उसमें भी हमने एक क्वेश्चन किया था माध्यक का। तो माध्यक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनको हम आरोही क्रम में जमाएंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए इनका आरोही क्रम ये हो जाएगा 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। अब देखिए हमने उससे पहले वाला जो करा था उसमें ये विषम संख्या आई थी, यानी कि 9 थी। अब यहाँ पर देखिए 10 एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या आए तो तब उनका जो हम माध्यक निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए 10 सम संख्या, इसलिए माध्यक 5वें और 6ठे जो है प्रेक्षणों का मानों का माध्य होगा। यानी कि ये 5 और 6 कैसे निकाला हमने, 10 का आधा करेंगे 5 आएगा, और 5वां और फिर 5 का 1 जोड़ेंगे तो 6। यानी कि 5वें और 6ठे नंबर पर जो मान है उनका हम माध्य निकालेंगे। तो देखिए 5वें 6ठे नंबर पर कितना है, यहाँ पर देखिए 3 और 3 है, कितने हैं, 3 और 3 ही है। तो 3 और 3 का आधा करके आधा कर देंगे हम जोड़ के, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो माध्यक है वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा सिंपली। और जब ये संख्या विषम होती है तो विषम में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आधे इधर से छोड़ेंगे आधे इधर से छोड़ेंगे, जो बीच में मान आता है वही हमारा आंसर होता है। इसके बाद देखिए बहुलक की बात करें तो देखिए सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या होता है, बहुलक होता है। क्योंकि प्रेक्षण 3 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक भी 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना। निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका माध्य में ज्ञात करना है। तो देखिए इधर वेतन दे रखा है रुपयों में और इधर कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। तो इसको लिए निकालने के लिए देखिए इस वेतन दे रखा है, इसको हम क्या मानते हैं, एक्स आई, और कर्मचारियों की संख्या यानी कि इसको मानते हैं बारंबारता एफ आई। तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। देखिए एफ आई एक्स आई, यानी कि इसका गुणा 3000 का गुणा 16 से करेंगे तो 48,000 आएगा। इसके बाद देखिए इस तरह ये सबको गुणा कर लेंगे, और ये गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आए इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये आ गया हमारा रिजल्ट, ये आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा ए पाई एक्स आई अपॉन सिग्मा ए पाई। तो क्या करेंगे, इस योग में इस 60 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 5083.33। तो इस वजह से था फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर परिवार में लड़कियों की संख्या यानी कि 2 परिवार ऐसे हैं, सॉरी मतलब 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं, और 814 परिवार ऐसे हैं जिनमें 1 लड़कियां हैं, और 211 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई भी लड़कियां नहीं हैं। तो हमें क्या बोला है कि यादृच्छा चुनी गई है, इसमें से 2 लड़कियां हो 1 लड़की हो, कोई भी लड़की नहीं हो। तो हमें ये बताना है कि प्रायिकता देखनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुल परिवारों की संख्या कितनी है, 1500। इसके बाद हम निकालेंगे परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां, कितने हैं, 475 है। इसलिए 2 लड़कियों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 475 में, और बटे में हम क्या लिख देंगे, 1500 लिख देंगे। ये देखिए आपस में कट जाएंगे 19/60 बार। अतः परिवार जिसमें 2 लड़कियां हैं की प्रायिकता कितनी है, 19/60 है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही परिवारों की संख्या जिसमें 1 लड़की कितने हैं, 814 है। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 814 में 1500 का हम भाग दे देंगे तो कट जाएंगे 407/750, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो अगला क्या है, परिवारों की संख्या जिसमें लड़की नहीं हो। तो ऐसे कितने हैं, 211 परिवार है। तो इस वजह से पी ऑफ कोई लड़की नहीं हो केस क्या निकालेंगे, 211 में 1500 का भाग दे देंगे। तो अतः परिवार जिसमें कोई लड़की ना हो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 211/1500 हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये है। यानी कि 3 चित कितनी बार आए, 23 बार, 2 चित 72 बार, 1 चित 77 बार और 0 चित 28 बार। तो फिर क्या बोला है कि यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या लिखेंगे कि सिक्कों की कुल उछाल कितनी है, 200 है, और कुल 2 चित की बोला है, तो 2 चित कितनी बार आए, 72 बार। तो 2 चितों की संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे 72। इसलिए पी ऑफ 2 चित बराबर कितना हो जाएगा, 72 में हम 200 का भाग दे देंगे, एक दूसरे से कट जाएगा 9/25 बार, यानी कि 5 ये कट जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 9/25 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। यानी कि 500 बार उछालें तो 2 चित कितनी बार, 105 बार आया, 1 चित कितनी बार, 275 बार आया, और कोई भी चित नहीं कितनी बार, 120 बार आया। तो इनमें से प्रत्येक के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब 2 चित आए, 1 चित आए और कोई भी चित नहीं आए। तो सिंपली क्या करना है, जैसे मान लो आइए हल को 2 चितों के आने की प्रायिकता को E1 लिख देते हैं, 1 चित आने की घटना को E2 लिख देते हैं और कोई भी चित नहीं आने की घटना को E3 लिख देते हैं। तो इस वजह से P ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 105 में 500 का भाग दे देंगे, कितना आएगा रिजल्ट, 0.21। वैसे ही P ऑफ E2 क्या हो जाएगा, 275 में 500 को भाग दे देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही P ऑफ E3 क्या हो जाएगा, 120 में 500 को भाग दे देंगे तो 0.24 आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो गणित के मैथ्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस पार्ट 4 जो है यहाँ पर बनाकर देखिए, पार्ट 1, 2 और 3 हम पहले बना चुके हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं उनको भी, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट 4 यानी कि 4 पार्टों में हमने मैथ्स के सारे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है तो वो कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको करके जाएं, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपके अधिकतर जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम वो किसी भी जिले का पेपर हो, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इन्हीं वीडियो में से आपको मिलने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।